देखिए, बढ़ते तापमान को लेकर एक बार फिर से यूएन से जुड़े विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ ने चेतावनी दी है। डब्ल्यूएमओ ने एक बार फिर से कहा है कि अगले 5 साल में जो 1.5 डिग्री की जो थ्रेशोल्ड है, जो दहलीज है, वो पार हो जाएगी और तापमान उस बैरियर को तोड़ देगा। ये बात डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट्स में और दूसरी वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से पहले भी चेतावनी देते रहे हैं और इस पर ही हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, जहां पर हम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी तमाम खबरें आपके लिए लाते हैं। आज इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं हरजीत सिंह, जो क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। हरजीत लगातार इन विषयों पर बोलते हैं, लिखते हैं और सलाह देते हैं। हरजीत, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार क्या अलग है, क्योंकि जितना याद आता है कि ऐसी चेतावनियां पहले भी विश्व के जितने मौसम विज्ञानी हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, वो देते रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूएमओ की इस रिपोर्ट को ज्यादा गंभीरता से क्यों लिया जाए? नमस्कार हृदय। देखिए, ये रिपोर्ट के बारे में जो हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट ने कहा है कि जो 1.5 डिग्री का थ्रेशोल्ड है, वो अगले 5 सालों में हम उसके आगे चले जाएंगे। और ये थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कई सालों से साइंटिस्ट ये वार्निंग देते आ रहे हैं कि इसके बियॉन्ड अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो तबाही बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिसको हम लोग टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, और उसके बाद चीजों को वापस लाना मुश्किल होगा। जबकि इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि हम इस थ्रेशोल्ड को पार करेंगे, लेकिन ये भी बोला है कि ये टेम्परेरी है। लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है तो तबाहियां बढ़ेंगी आने वाले सालों में, क्योंकि जो प्रिडिक्शन है वो अब 98% लाइक्लीहुड के साथ बोला जा रहा है कि अगले आने वाले 5 सालों में कम से कम 1 साल और पूरे 5 साल का जो पीरियड है वो वार्मेस्ट होगा, यानी कि अब तक का सबसे गर्म साल होगा जब से हमने टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया है। तो चाहे ये टेम्परेरी ही क्यों ना हो, इसका जो असर होगा तबाहियों को बढ़ाने में, जैसे कि चक्रवात हो गए, सूखा हो गया, बाढ़ हो गई, यहाँ तक कि जो समुद्र तल का बढ़ना, उस सब पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और लोग बहुत मुश्किल में पड़ने वाले हैं। जो अजीब बात थी उसको मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। पिछले साल भी डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ये जो तापमान के 1.5 डिग्री के बैरियर को पार करने की संभावना है वो 50% है, लेकिन अभी बढ़कर ये 66% हो गई। और जिसकी बात हरजीत कर रहे हैं कि 98% ये संभावना है कि कोई ना कोई एक साल होगा जो रिकॉर्ड टेम्परेचर वाला होगा इतिहास में अभी तक। उसके साथ ये बात भी वो समझा रहे हैं कि भले ही टेम्परेरी टेम्परेचर बीच है, लेकिन जो इसके असर होंगे वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं। यानी असर जो है, प्रभाव है हरजीत, वो ऐसे हो सकते हैं जो इरिवर्सिबल है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ, मौसमी कारक क्या इस बार कुछ ऐसे जुड़ रहे हैं जो इस सर्टेनिटी को बढ़ा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि 65-60-66% जो है सर्टेनिटी हो गई, क्या मौसमी कारक वो कौन से हैं जो अगले 5 सालों को धरती के लिए ज्यादा गर्म बना रहे? हृदय, जो सबसे बड़ा कारण है वो तो जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में छोड़ी हैं, उनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। तो ये समझना जरूरी है। उसके साथ साथ में जो जो नेचुरल फिनोमिनन कहे जाते हैं, जैसे कि ला निनिया हो गया और एल निनियो, पिछले कुछ सालों में ला निनिया की वजह से बल्कि टेम्परेचर कम रहा है, उसने ठंडा किया है, उसका कूलिंग इफेक्ट रहा है। उसका कूलिंग इफेक्ट रहा है। लेकिन जो अब हम बात कर रहे हैं एल निनियो का जो प्रभाव होगा, उससे ये होता है कि वो टेम्परेचर को ऊपर लेके जाता है। इसीलिए जो एक तरफ तो जो ह्यूमन कॉज्ड क्लाइमेट चेंज है, जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की वजह से हो रहा है, और जब उसका कॉम्बिनेशन एल निनियो से होगा, इसलिए डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट कह रही है कि वो 1.5 का जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर ले जाएगा। और टेम्परेरी भी इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये दो फैक्टर्स आपस में मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका असर जो है वो बहुत ज्यादा होगा तबाहियों में। यानी आप कह रहे हैं कि एक और जहां कार्बन एमिशन का ग्राफ बढ़ रहा है पूरी दुनिया में और तमाम देश जो है तरक्की के नाम पर जैसे भी जो फॉसिल फ्यूल है वो जला रहे हैं, तो लेकिन दूसरी ओर एल निनो और ला निना का जो एक चक्र चलता है उसमें अब जो है कूलिंग इफेक्ट वाला चक्र खत्म हो रहा है
और जिस चक्र से गर्मी फैलती है आसान भाषा में, वो मौसमी चक्र भी एक जो क्लाइमेटोलॉजिकल जो सिचुएशन है वो होगी, जिसका असर ये खतरे को बढ़ाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फॉसिल फ्यूल को लेकर पूरी दुनिया में आप लगातार बोल रहे हैं, दुनिया के तमाम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तेल और कोयले का प्रयोग कम कीजिए। इस हालात को देखते हुए क्या कुछ चांसेस हैं, हम क्या इस धरती को अभी भी बचा सकते हैं? जैसे आपने कहा कि टेम्परेरी रहेगा 1.5 का असर, और उसके बाद हम फिर आगे आ सकते हैं वापस। क्या क्या किया जा सकता है इस खतरे से बचने? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हुआ है, उसमें करीब 90% जो भूमिका है वो फॉसिल फ्यूल्स की रही है, जैसे कि कोयला, तेल और गैस की। और इस पर ही पूरा औद्योगिकरण हुआ है पिछले 150-200 सालों में, और जो सबसे बड़ा कारण है आज जो हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। और इसके बारे में हमें पिछले 50 साल पहले पता लग गया था, और 30 साल पहले वो कन्वेंशन बन भी गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस पूरे मुद्दे, जो फॉसिल फ्यूल के मुद्दे पे काम नहीं किया। हम ये कहते रहे कि हम उत्सर्जन को कम करेंगे, और आज भी हम देख रहे हैं कि काफी सारे देश, बल्कि जहां इस साल जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो COP28 होने वाला है UAE में, वो भी इसी बात पे टिके हैं कि हम एमिशंस को कम करेंगे, उत्सर्जन को कम करेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो विकास का पूरा मॉडल है, जो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड है, हमें उससे दूर जाना होगा, और हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना होगा, जिसको हम जैसे कहते हैं सौर ऊर्जा हो गई, और जो हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, हम उसकी तरफ जाएं। उससे अभी हम दूर नहीं जा पा रहे हैं। अभी भी 80% जो हमारी डिपेंडेंस है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर है, अगर हम एनर्जी की बात करें, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेता हूं जाते जाते, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? वार्मिंग से भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता डिस्प्लेसमेंट होने वाली है, या वार्मिंग से भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता फूड सिक्योरिटी होने वाली है? क्योंकि इन दो चिंताओं की सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है जब भी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं। देखिए, ये सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हैं। जब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट क्या होंगे, तो जब बाढ़ बढ़ेगी, जब चक्रवात बढ़ेंगे, तो मानी सी बात है कि लोगों के घर नष्ट होंगे, उनकी जो खेती है वो नष्ट होगी। अ, अगर खेती नष्ट हो रही है और उनके पास रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो माइग्रेट करेंगे। और अगर उनके घर तबाह हो गए हैं, और खास तौर से सी लेवल राइज जो हम देख रहे हैं, उसकी वजह से उनके घर हमेशा, जमीन हमेशा के लिए लुप्त हो जाती है, तो वो विस्थापन होगा। और ये समस्याएं ऐसी जुड़ी हैं और ऐसी जटिल हैं कि उसका समाधान अभी भी हमने पूरी तरह से नहीं देखा है। इसलिए भारत के लिए सबसे पहले तो नीतिगत तरीके से इस पे काम करने की जरूरत है, कि अगर हम फूड इनसिक्योरिटी देखेंगे, और जिससे जुड़ा है विस्थापन, वो अगर होगा, तो कैसे हम उन लोगों की मदद करेंगे। इसलिए लोकल लेवल पे रिस्पांस का होना, और जिसको हम कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं, कि हम ऐसे हालात ही ना आने दें कि लोगों को माइग्रेट करना पड़े। इसका मतलब हम वहीं पे, जैसे ही इस तरह की कोई समस्या आती है, तो लोगों को हम रिलीफ दें, उनको रिहैबिलिटेट करने में हेल्प करें। और सबसे पहले अगर हम इन जो आपातकालीन स्थिति आती है, उससे जूझने की तैयारी पहले से कर दें, जिसको हम अडैप्टेशन बोलते हैं, तो उसका प्रभाव और भी कम हो सकता है। तो पूरे तरह से हमें काम करने की जरूरत है, जिसको हम अनुकूलन कहते हैं, अडैप्टेशन, और एड्रेसिंग लॉस एंड डैमेज। ये दो जो शब्दावली हम यूज करते हैं UN के परिप्रेक्ष्य में, उसको जमीन पे उतारने की जरूरत है। और अभी हम बहुत दूर हैं इसको स्केल अप करने में, और लोग जूझ रहे हैं काफी सारी समस्याओं से। एक ऐसे वक्त में जब खतरा बहुत बड़ा होता जा रहा है, हरजीत जैसे विशेषज्ञों का अभी भी मानना है कि हम बहुत दूर हैं, और ये बहुत दूर इसीलिए है क्योंकि जो ईमानदार प्रयास हैं उनकी कमी है। इस चैनल पर हम और इस तरह की जानकारियां लाते रहेंगे, इस तरह के और गेस्ट से बात करते रहेंगे, दूसरी खबरें भी आप की चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए इको एंड एनर्जी टॉक।